सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 को ध्यान में रखकर निबंध से संबंधित एक संक्षिप्त परंतु सारगर्भित विवेचना करने जा रहा हूं और इस क्रम में मैं 3 निबंधों की भी चर्चा करूंगा। ध्यान पूर्वक सुने। तो निबंध का पेपर जो है ये 250 नंबर का है और अन्य जीएस के मुकाबले इसमें कम शब्दों को लिखना है। ध्यान रहे कि कुल 8 निबंध पूछे जाते हैं और 8 निबंध 2 सेक्शन में विभक्त होते हैं। प्रत्येक सेक्शन से एक निबंध लिखना है। 4 में से एक पहले सेक्शन से और दूसरे सेक्शन से भी एक निबंध लिखना है, 4 में से एक को चुनकर। और प्रत्येक निबंध लगभग 1000 से लेकर 1200 शब्दों में लिखना है। ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर निबंध के पेपर में लगभग 2400 शब्द आपको लिखने हैं। ध्यान रखना, जीएस के पहले पेपर, सेकंड पेपर में, थर्ड पेपर में लगभग 4000 शब्द लिखने होते हैं और यहां आपको कम लिखना है। ध्यान रखना, उसका कारण भी है। तो 125 नंबर का एक निबंध, फिर दूसरा निबंध भी 125 नंबर का। शब्द हैं लगभग 1000 से 1200 पहला, दूसरे में भी लगभग इतना ही शब्द लिखना है। क्लियर? तो देखो, जब भी निबंध का पेपर आपके सामने आए तो पहले सारे निबंधों को ध्यान पूर्वक पढ़ें। ऐसा न करें कि पहला निबंध पढ़ें और लगे कि मैं लिख सकता हूं, बस लिखना शुरू। ये ठीक रणनीति नहीं होगी, कठिनाई हो सकती है। तो आप पहले सेक्शन के चारों निबंधों को बारीकी से पढ़ें, ध्यान पूर्वक पढ़ें और जिससे मिलता जुलता निबंध आपने पहले प्रैक्टिस कर रखा हो या जिस निबंध का मूल भाव, आशय पूरी तरह से स्पष्ट हो, उसके विभिन्न आयामों से, पक्षों से आपको लगता है कि मैं परिचित हूं, तो फिर आप उस निबंध का चयन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मनमाने तरीके से चयन नहीं, पहले बारीकी से चारों निबंध को पढ़ के फिर एक का चयन। यही प्रक्रिया दूसरे सेक्शन में भी आजमानी है। दूसरे सेक्शन में भी चारों निबंध को पूरा पढ़ें, थोड़ा समय दें। तो निबंध का चयन करने में 2-3 मिनट का समय देना चाहिए। 3 मिनट 4 मिनट जाए कोई दिक्कत नहीं है। और जब एक बार आपने चयन कर लिया तो पहले 10 मिनट या 15 मिनट तक आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। उसका एक सिनॉप्सिस बनाओ आप, पीछे रफ वर्क आता है, वहां पे उसका ढांचा आप खींच सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट टर्म आप यूज करने जा रहे हैं, जो विभिन्न पक्षों की आप चर्चा करने जा रहे हैं, उन शब्दों को वहां कोट किया जा सकता है। अगर कोई कविता आपको याद आ रही है तो उस कविता के शुरू के 1-2 शब्दों को लिखा जा सकता है, ताकि बाद में लिखते वक्त बीच बीच में लंबा ब्रेक ना हो। ये ध्यान रखना है। सिनॉप्सिस बना लेंगे तो लिखने में बड़ी आसानी रहेगी। तो इसके लिए आप 10 से 15 मिनट का समय दे सकते हैं। कुल मिलाकर आप जब निबंध का पेपर आए और आपने सेलेक्ट किया 2-3 मिनट में एक निबंध, चारों निबंधों को पढ़ने के बाद पहले सेक्शन से, तो 10-15 मिनट ये काम करें और उसके बाद लिखना शुरू करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और जब आप सोचें तो एक पूरा प्रारूप उसका विकसित कर लें, ढांचा विकसित कर लें कि हमको ऐसे ऐसे नीचे की तरफ उतरना है। और एट रैंडम पहले लिखें, बाद में आप उसको सिस्टमेटिक कर सकते हैं। ध्यान रखना है। जैसे लेखन के क्रम में आप शब्दों को पकड़ें, जो निबंध में जो शब्द आए हैं उन शब्दों के संदर्भ में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, किस प्रकार से, कौन, इन ऐसे शब्दों से जोड़कर उनको आप विस्तारित कर सकते हैं। कई निबंधों में ये खेल होता है। आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीजें आ जाती हैं। फिर आप जो भी निबंध होगा उसको विभिन्न पक्षों से जोड़ें, तभी आप 1100-1200 शब्द लिखने की स्थिति में रहते हैं। ये सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, धार्मिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, पर्यावरणीय दृष्टिकोण, प्रशासनिक पक्ष, ये सारे पक्ष लिख सकते हैं। फिर आप उसको शिक्षा से, स्वास्थ्य से, संचार से, परिवहन से, विकास से और अन्य पक्षों से ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। बहुत सारे निबंधों को हम एआई से जोड़ सकते हैं, क्योंकि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अब एआई की भूमिका प्रबल हो गई है। और निबंध लिखते वक्त खूब अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। समावेशी विकास, सतत विकास,
जनसंख्या लाभांश, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें समय समय पर। तो जो अच्छे टेक्निकल टर्म हैं उन शब्दों को आप इकट्ठा किए हो तो उसको अलग अलग जगहों पे प्रयोग करते रहें, तो इसका अच्छा प्रभाव जाता है, ध्यान रखेंगे। आज मैं 3 निबंधों की चर्चा करने जा रहा हूं और उस निबंध के क्रम में पहला जो निबंध है वो है, हो सकता है कि आ जाए या अगर न भी आए तो इसमें कही गई बातें कहीं दूसरी जगह भी लिखने में आ सकती हैं, उपयोगी हो सकता है। ये प्रश्न हो सकता है जीएस में भी आ जाए, मतलब इथिक्स वाले खंड में भी संभव है। तो इथिक्स में संभव है या हो सकता है पूरा निबंध ही बन जाए। निबंध का ये टॉपिक है, पृथ्वी के नीचे की जड़ें शाखाओं को फलदार बनाने के लिए कोई पुरस्कार नहीं मांगती। ये रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है, ध्यान रखेंगे। निबंध के लिए सुटेबल है, इस स्तर के निबंध पूछे जा रहे हैं। ध्यान रहे, लगभग प्रतिवर्ष कई निबंध इथिकल या फिलोसॉफिकल हैं, तो यह भी एक इथिकल और फिलोसॉफिकल निबंध है। अच्छा निबंध है, संभावना हो सकती है कि इस कैटेगरी के प्रश्न आ जाएं। हमने 24 में भी एक निबंध पढ़ाया था, संयोगवश एज इट इज वो आ गया था। हमने 4-5 दिन पहले डिस्कस किया था कि सभी भटकने वाले खो नहीं जाते, और 125 नंबर का निबंध एज इट इज था वो संयोग, तो कई बार काम कर देता है इंट्यूशन में। तो इस क्रम में मैंने 3 निबंधों को निकाला है, मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूं। तो बहुत लंबा समय नहीं, 10-15 मिनट में एक निबंध की चर्चा करेंगे, 10 से 15 मिनट में, ताकि उसका प्रारूप समझ में आ जाए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं वो आपके मस्तिष्क में आ जाए, ये ध्यान रखेंगे। तो देखो, निबंध है, पृथ्वी के नीचे की जड़ें शाखाओं को फलदार बनाने के लिए कोई पुरस्कार नहीं मांगती। आप इस निबंध को देखो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म को पकड़ो कि कौन कौन से टर्म और कौन कौन से शब्द, वर्ड्स इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इस क्रम में आप देखोगे, अगर पकड़ने का प्रयास करोगे तो एक तो आ रहा है कि पृथ्वी के नीचे की जड़ें, ये पूरा एक टेक्निकल टर्म होगा। पृथ्वी के नीचे की जड़ें, ये पूरा पार्ट, पृथ्वी के नीचे की जड़ें। और दूसरा पार्ट है शाखाओं को फलदार बनाने के लिए। दूसरा, ये शाखा शब्द इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर शब्द के स्तर पे जाओगे तो एक जड़ और दूसरा शाखा, ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म हैं। इन टर्म्स को, इन दोनों शब्दों को, टर्म नहीं, इनको शब्द बोलेंगे, इन दोनों शब्दों से आपको खेलना है और खूब डिटेल में जाना है। ध्यान रखना कि कई बार जो निबंध आता है तो हम उसका हमेशा मूल अर्थ ही नहीं लेकर चलते हैं, कई बार हम गौण अर्थ लेकर चलते हैं। शब्दों के 2 प्रकार से अर्थ निकाले जाते हैं, एक मूल अर्थ और दूसरा गौण अर्थ। जैसे हम बोलचाल की भाषा में कई बार कहते हैं कि अरे यह तो गाय है, व्यक्ति के लिए हम यूज करते हैं कि यह तो गाय है। तो गाय का तो मूल अर्थ, वास्तविक अर्थ तो जानवर है। गाय बेसिकली एक जानवर है, और कई बार हम गाय शब्द का प्रयोग आदमी के लिए कर देते हैं। गाय, बैल और भी कई शब्दों का प्रयोग करते हैं, आदमी के लिए भी कर डालते हैं। इसका मतलब कि उस समय हम उस शब्द का मूल अर्थ छोड़ के गौण अर्थ पे जाएंगे। ध्यान देना, गौण अर्थ में हम उसको विस्तारित अर्थ ले लेते हैं। तो जैसे हम जब कहते किसी व्यक्ति को यह तो गाय है, इसका मतलब बड़ा सीधा है, सज्जन टाइप का है, सरल है। ध्यान देना, जब हम किसी को कहते बैल है तो बैल का मतलब बैल जानवर नहीं है। यहां अगर मूल अर्थ में ले लोगे तो कठिनाई पैदा हो जाएगी, हमें सेकेंडरी मीनिंग पे जाना पड़ेगा। हमें बैल का मतलब वहां पे निकलेगा कि ये जो है मूर्ख व्यक्ति है। हम कई बार ईश्वर को कहते हैं कि ईश्वर हमारा माता पिता है, तो पिता का संदर्भ बायोलॉजिकल फादर से नहीं है, जैविकीय पिता नहीं है। यहां पिता का संदर्भ को हमारा संरक्षक है, पालन करता है। तो इथिक्स में इसमें निबंध में कई बार जो शब्दों का अर्थ निकालना होता है वो हम सेकेंडरी सेंस में जाते हैं। अगर प्राइमरी मीनिंग लेके चलोगे तो कठिनाई पैदा हो सकती है। जैसे मान लो
यहाँ लिखा हुआ पृथ्वी के नीचे की जड़ें शाखाओं को फलदार बनाने के लिए कोई पुरस्कार नहीं मांगती। तो पृथ्वी के नीचे की जड़ें का मतलब क्या है? ये जड़ शब्द किसको दर्शा रहा है? केवल वो वृक्ष के जड़ को ही नहीं बता रहा है, बल्कि यह समाज में वैसे लोगों को इंगित करता है जो अदृश्य रहकर दिखाई नहीं देते हैं, कम दिखाई देते हैं, मौन रहते हैं और चुपचाप अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, जिसका परिणाम बड़ा निकलता है। वो कोई इनाम नहीं चाहते हैं, कोई इनाम या पहचान को ध्यान में रखकर वो काम नहीं करते। वो कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं, चुपचाप मौन होकर निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और बाद में उसका परिणाम उभर कर सामने आ जाता है। जैसे जड़ें क्या है? नीचे रहती हैं, दिखाई अदृश्य रहती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, मगर अच्छी अच्छी चीजों को तनों तक, शाखाओं तक पहुंचाती हैं। तो समाज में और राष्ट्र का जो विकास हुआ है उसके पीछे भी कई लोगों ने जड़ बढ़कर काम किया है। बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने बिना किसी नाम के, बिना किसी पहचान के, बिना किसी इनाम पाने की लालसा में अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, अपने जीवन का बलिदान कर दिया, आहुति दे दी। वे देश के लिए जड़ का काम करते रहे। ध्यान देना, तो यहां जड़ का मतलब केवल वृक्ष की जड़ तक नहीं है। यहां जो जड़ शब्द है वो उन लोगों को दर्शाता है जो मौन होकर निस्वार्थ भाव से लोगों को सहारा देते हैं, उनके लिए संसाधन इकट्ठा करते हैं, उनको पोषित करते हैं। जैसे जड़ भी पोषित करता है शाखाओं को, आवश्यक संसाधन पहुंचाता है वहां तक। हम तो शाखाओं को ही देखते हैं, शाखाओं पे जो फूल लगते हैं, जो पुष्प लगते हैं, जो फल लगते हैं, हम उनको चख के बड़ा आनंद लेते हैं। हम उसके सौंदर्य को देखकर निहारते हैं, सौंदर्य को देखते हैं, उसे निहारते हैं, हम प्रशंसा करते हैं कि ये देखो कितना सुंदर वृक्ष है। तो ये जो शाखा है ये बाहरी चीजों को दर्शा रहा है, बाहर का वैभव को दर्शाता है, जो दिख रहा है, जो हम महसूस करते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं और उसका सुगंध ले सकते हैं। जैसे हम पुष्प का सुगंध ले सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो ये बाहरी चमक दमक को दर्शाता है, उपलब्धि को दर्शाता है, सफलता को दर्शाता है। कौन? शाखा। और वो जल उसके पीछे निहित आधार, जो उसको पोषित करता है, जो उसको पल्लवित और पुष्पित करने में प्रबल भूमिका निभाता है, जल उसको दर्शाता है। समाज में कई लोग जड़ के समान काम करते हैं। हम माता पिता को भी जड़ से तुलना कर सकते हैं, जो दिन रात एक करके अपने बच्चों के भविष्य को बनाने का प्रयास करते हैं। वो कोई इनाम की लालसा में नहीं करते हैं, वो जड़ के रूप में काम करते हैं। कई शिक्षक अपने कर्तव्यों का निरंतर पालन करते हैं और उनको कोई इनाम नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि इनाम या पुरस्कार पाने की लालसा में वो अच्छा काम करते हैं, वो अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। और जब उनका पढ़ाया हुआ कोई बच्चा सेलेक्ट होकर आता है, उसको देखकर उनको खुशी मिलती है। तो हम इन सब की तुलना कर सकते हैं। सैनिक से तुलना, सैनिक को दिखा सकते हैं, सैनिक भी जड़ के समान है, हमारे किसान भी जड़ के समान है। हम शिक्षक से तुलना कर सकते हैं, हम स्वतंत्रता सेनानियों को यहां ला सकते हैं। हम फूले दंपत्ति को, सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले, इन लोगों ने निस्वार्थ भाव से, बिना किसी इनाम के, बिना किसी पुरस्कार के, कष्ट सहकर भी महिला सशक्तिकरण का काम किया। उनके अंदर एक नव जागरण पैदा कर दिया, सशक्त किया, उन्हें शिक्षित किया, जागरूक किया। आज भी हम फूले दंपत्ति का नाम बड़े सम्मान के साथ लेते हैं। उनका नाम आते ही महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव प्रकट हो जाता है। तो आप फूले दंपत्ति पे एक लाइन, एक पैराग्राफ निकाल सकते हो। जो हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके ऊपर निकाल सकते हो। आप शिक्षक पे लिख सकते हो, आप माता पिता को लेकर लिख सकते हो। ध्यान देना, आप बुद्ध और महावीर को देख लो, जिन्होंने आजीवन समाज के हित में, जनहित के लिए काम किया। वो कोई पुरस्कार की लालसा से नहीं किया,
उनको कोई पुरस्कार नहीं चाहिए था, कोई इनाम नहीं चाहिए था, वो अपना पहचान बनाने के लिए नहीं निकले थे, निस्वार्थ भाव से कि लोगों के दुखों को दूर किया जा सके। तो दुख को दूर करने के उद्देश्य से वो बाहर की तरफ आए, अपना वैभव विलास त्याग कर आए। सुख सुविधा खूब थी उनके पास और उसको त्याग कर दिया और निस्वार्थ भाव से लोगों के उत्थान में लगे रहे ताकि जनता के कष्ट को दूर किया जा सके। तो आप बुद्ध को, महावीर को, बोधिसत्व को दिखा सकते हो, इनको किसी प्रकार के पुरस्कार की लालसा नहीं थी। ये लोग जड़ के रूप में काम करते रहे, समाज के जड़ के रूप में। समाज एक वृक्ष, राष्ट्र एक वृक्ष, उसके जड़ के रूप में काम करते रहे। तो हम इन लोगों को लिख सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ कविताओं को लिख सकते हो, आप नोट कर सकते हो। जैसे कबीरदास का एक दोहा है, वो इसमें सूट करता है कि वृक्ष कबहू नहीं फल चखे, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। वृक्ष कभी अपने फल को नहीं भगता है, खाता है, नदी अपने जल को पीती नहीं है। तो इससे भी परोपकार का संदेश मिलता है। ये पूरा पूरा जो स्टेटमेंट है रविंद्रनाथ टैगोर का, ये जीवन में दूसरों के लिए काम करने का संदेश देता है, अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक संपादन करने का संदेश देता है, हमें जागृत करता है, हमें प्रेरणा देता है। तो आप इस 2 लाइन को लिख सकते हो। हम स्वतंत्रता सेनानियों को जब लिखेंगे कि उन्होंने बिना किसी पहचान के, इनाम के या पुरस्कार की लालसा में उन्होंने अपना बलिदान कर दिया ताकि राष्ट्र स्वतंत्र हो सके, आप उनके बारे में रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कही गई ये 2 लाइन की पंक्तियां लिख सकते हो कि जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो स्वतंत्रता सेनानी भी देश के लिए जड़ का काम करते रहे कि देश आजाद हो जाए। एक पैराग्राफ इसमें लिख सकते हो। आज विडंबना यह है कि लोग पहचान बनाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, पहचान बस बनना चाहिए। तो 2 टाइप का प्रॉब्लम आ गया है समाज में। एक तो पहचान का संकट, कई लोग अपना पहचान बनाने के लिए रील बना रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कार के साथ फोटो डाल रहे हैं कि भाई हम तो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये देखो कार, उतरते हुए, चढ़ते हुए, निकलते हुए, सायरन बजाते हुए खूब रील बना रहे हैं। तो ये तो लगता है कि वो चाहते हैं कि लोग उनकी प्रशंसा करें, लोग उनको इनाम दें, लोग उनके बारे में जाने। और एक होता है कि लगातार अपना काम, कर्तव्य, जो नियम है, कानून है, उनके अनुसार अपना काम कर्तव्य निष्ठापूर्वक लगातार कर रहे हैं। ये नहीं कि कौन इनाम देगा या हमें प्रशंसा देगा या हमारे पीछे पड़ेगा। तो आप इन चीजों को लिख सकते हो। आप उन चीजों को भी लिख सकते हो कि आज पुरस्कार की ये दशा हो गई है या पहचान की कि लोग कोई भी काम करते हैं तो जड़ उनकी ठीक नहीं है, मगर दिखाते हैं बाहर में कि हम तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो उस पर 4 लाइन की एक छोटी सी कविता है कि कंबल एक गरीब को देते मानो 4 और सोशल मीडिया पर छा गया झूठा परोपकार। पुरस्कार मिले, प्रशंसा करें, लोग सराहना करें, बड़ा जानदार काम, और उनकी जड़ में नैतिकता, मूल्य, करुणा, सहानुभूति, इसकी कमी है। मगर बाहर में प्रशंसा पाने के लिए, बाहर में पुरस्कार पाने के लिए दिखावाबाजी, आडंबर करते हैं। बहुत लोगों की ऐसी दशा है कि मूलतः, मतलब उनकी अगर जड़ देखोगे भीतर में तो जड़ कमजोर है। वहां नैतिकता, सिद्धांत, मूल्य, करुणा, दया, परानुभूति आदि तत्व निहित नहीं है। मगर बाहर में प्रशंसा मिले, पुरस्कार मिले, ऐसी चीजें दिख रही है समाज में। तो लोग पारितोषिक को लेकर ज्यादा चिंतित रहते हैं कि पुरस्कार मिले, पारितोषिक मिले, प्रशंसा करें, जबकि जड़ें ठीक होनी चाहिए। जड़ ठीक होगा तो बाहरी स्थिति भी उभर कर सामने आ जाएगी। आप देखोगे
प्रत्येक वर्ष हम पद्म श्री, पद्म विभूषण इत्यादि जो पुरस्कार देते हैं, हम वैसे लोगों को खोज के लाते हैं जिन्होंने जड़ के समान काम किया है, बिना किसी पुरस्कार की लालसा में अच्छा काम किया, हम उनको खोज कर लाते हैं, पुरस्कार देते हैं। ऐसा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो जड़ के रूप में काम कर रहा है आप उसको बिल्कुल ध्यान न रखो। ये हमारा दायित्व बनता है कि जो समाज और राष्ट्र के निर्माण में जड़ के रूप में काम कर रहा है, उसको सिंचित कर रहा है, उसको मजबूत कर रहा है, उसको आधार प्रदान कर रहा है, हम उसको सम्मानित करें। ये हमारा दायित्व है। तब जाके एक भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा, सशक्त भारत बनेगा, एक भारत सक्षम भारत बनेगा, स्वच्छ भारत बनेगा, स्वस्थ भारत बनेगा। जब ऐसा भाव रहे तो केवल दिखावापन हो, प्रोपेगेंडा हो, पुरस्कार और प्रशंसा की आदत हो तो ये ठीक बात नहीं है। ध्यान रखना, इन चीजों को आप यहां लिख सकते हो, तो 2-3 कविताओं को लिख सकते हो। तो जो भी समाज और राष्ट्र के निर्माण में निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है, हम उसको जड़ से तुलना कर सकते हैं और हमें इनको ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य कर्मी हमारे, कई सारे मजदूर, उनके हित में नई नई नीति और योजनाएं बननी चाहिए और वास्तव में उनका लाभ भी मिलना चाहिए। ध्यान देना। तो जो हमने बीच में कहा था एक पहचान शब्द, तो पहचान को लेकर 2 तरीके की समस्या है। एक तो बहुत सारे लोग आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहे हैं, पहचान बनाने के लिए कि लोग उन्हें जाने, और जानने के चक्कर में कई उपाय लगा रहे हैं। सबसे आसान काम रील बनाना है। रील बनाओ, डालो और देखो कितने लोग मुझे जान रहे, ढूंढो कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ रहा है, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। इसी चिंता में दिन भर ग्रस्त हैं। ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया, कम किया, दोनों में परेशानी है। चिंता सताए जा रही है। मूल प्रवृत्ति दया करुणा की नहीं है, मगर सब्सक्राइबर की चिंता बहुत है। जड़ कमजोर है, शाखाओं को दिखाने पे तुले हुए। वो शाखा ज्यादा दिन तक हरी भरी नहीं रह सकती है, जड़ को ठीक करना पड़ेगा। तो एक बड़ा वर्ग है जो आइडेंटिटी, पहचान के संकट से जूझ रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पहचान के जाल में फंसे हुए हैं। किसी मेहनत करके किसी पद पे पहुंच गए, अब वो पद के साथ अपने को तादात्म्य में स्थापित कर लिया है, आइडेंटिटी ट्रैप हो गई है, पहचान का जाल उसमें उलझे हुए हैं और वो अप्रमाणिक जीवन जी रहे हैं। इच्छा कुछ और है, उनको लगता है पद छोड़ देंगे तो हमें कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा, पद छोड़ देंगे तो मेरी पहचान खत्म हो जाएगी। इस क्रम में वो भीतर भीतर क्षरित हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। ये दोनों कठिनाईपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। ध्यान रखेंगे, क्लियर है। और लास्ट में आप कंक्लूड ऐसा कर सकते हो, ध्यान रखना, आप कंक्लूजन में कुछ ऐसी बातें लिख सकते हो। क्या कर सकते हो कि आज आवश्यकता इस बात की है कि जो भी समाज और राज्य के जो आधार हैं, जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, प्रशासन, बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन, संस्थाएं, ध्यान देना, शैक्षणिक संस्थान, इन सबको अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। ये जड़ है, ये समाज और राष्ट्र के निर्माण की जड़ें हैं। ये अगर ये जड़ें खूब अच्छे से काम करें तो समाज और राष्ट्र फलित फूलित रहेगा, हरियाली रहेगी चारों तरफ, सुगंध आएगा, सुंदर दृश्य दिखाई देगा समाज और राष्ट्र का। ये उसकी जड़ है। अगर ये अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करे तो जो इनके कर्तव्य हैं ठीक प्रकार से सम्यक तरीके से पालन करें, समुचित तरीके से पालन करें, तो राष्ट्र और समाज की हरियाली सदैव बनी रहेगी। ध्यान देना। और इसमें आप लिख सकते हो कि यदि आप कर्तव्य बोध से कोई काम कर रहे हो और वो अगर फलित हो रहा है तो उसको देखने में ही आत्मिक संतुष्टि होती है। वस्तु लाभ, कई बार हम काम करते हैं कुछ प्राप्ति के लिए, वस्तु लाभ से ज्यादा बड़ी उपलब्धि आत्मिक संतुष्टि है। अगर आप कार्यपालिका के अंग बनने जा रहे हो, आप प्रशासनिक अधिकारी हो और आपने बहुत अच्छा काम किया और उससे समाज पे खूब अच्छा असर चला गया, लोग खुश हो गए, गरीबों की स्थिति में परिवर्तन आ गया, तो उनको देखकर आपको जो संतुष्टि मिलती है वो ज्यादा बड़ा है, बजाय कि आप कुछ चंद पैसों के लिए, वस्तु लाभ के लिए अपने कर्तव्य से पलायन कर जाओ। तो वस्तु लाभ से ज्यादा बड़ी चीज जो है
वो फलित होने वाले कार्य को देखकर संतुष्ट होना है, आत्म संतुष्टि, ये ध्यान देना। और कोई भी वस्तु लाभ आत्मिक संतुष्टि की तुलना नहीं कर सकता है। तो कई बार लोग बाहरी चीजों को लेकर, परिणाम को लेकर, पुरस्कार को लेकर नाना प्रकार के गलत कर्मों में संलग्न होते हैं कि परिणाम दिख जाए। इससे आत्मिक संतुष्टि नहीं मिल सकती है। आप इन चीजों को लिखते हुए आगे की तरफ दिखा सकते हो, ध्यान देना। और ये दिखाओगे तो ज्यादा बेहतर स्थिति में रहोगे। क्लियर है? और ये भी ध्यान देना कि हमें, ठीक है कि जड़ें संतोषी का दावा नहीं करती, मगर हमारा दायित्व है कि हम उनको पहचाने कि कौन जड़ के रूप में काम कर रहा है समाज और राष्ट्र के निर्माण में, और हम उन्हें सम्मानित करें। इसमें अपना भी गौरव बोध होगा और मैसेज भी अच्छा जाएगा अन्य लोगों में कि जड़ बनकर काम, अगर हम जड़ बन जाएं समाज और राष्ट्र के विकास में, तो उसका दीर्घकालिक फायदा मिलेगा, इस पीढ़ी को मिलेगा, अगली पीढ़ी को भी मिलेगा। और ऐसा करने में आत्मिक संतुष्टि मिलेगी, और आत्मिक संतुष्टि से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। इन सारी बातों को लिखकर आप आगे की तरफ इंडिकेट कर सकते हो, और आप बोल सकते हो कि जड़ की तुलना आप नैतिक मूल्यों से कर सकते हो कि जब तक हम जड़ को मजबूत नहीं करेंगे, लोगों में नैतिक मूल्यों को रोपित नहीं करेंगे, विकसित नहीं करेंगे, तब तक शाखाओं पे फल नहीं दिखाई देगा, अच्छे अच्छे पुष्प नहीं दिखाई देंगे। कहने का मतलब समाज और राष्ट्र बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। तो आवश्यकता है कि नैतिक मूल्यों को इनकलकेट किया जाए लोगों में, तो उसका प्रभाव, दीर्घकालिक प्रभाव समाज और राष्ट्र पर उभर कर सामने निसंदेह आएगा। ध्यान देना, निबंध का जब भी आप एंड कर रहे हो, उपसंहार लिख रहे हो, तो लिखते वक्त थोड़ा फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट दो, भविष्य उन्मुखी कथन, आशावादी कथन, संदेश उन्मुखी कथन। आप आथे थी में मत लिखना, कोई नया मुद्दा निष्कर्ष में नहीं उठाना चाहिए। कंक्लूजन में निबंध के को जो आप एंड कर रहे हो, उपसंहार लिख रहे हो, तो भविष्य उन्मुखी ऑट में लिखो, चाहिए में लिखो कि हम ऐसे करना चाहिए, हमें ऐसे करना होगा। गागे गी में लिखो तो ज्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। ध्यान देना, शुरुआत में चाहिए और गागे गी लिखने से बचो। शुरुआत आप किसी यथार्थ रियलिटी से कर सकते हो, वास्तविकता से कर सकते हो, कविता से, किसी रिपोर्ट से, ऐसा कर सकते हो। ध्यान देना। और अंत हमेशा आशावादी हो, सकारात्मक हो, संदेश उन्मुखी हो, निसंदेह इसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो पहले निबंध की हमने चर्चा की कि अगर ये चर्चा आपने सुन ली तो मेरे समझ से आप लिखने की स्थिति में आ जाओगे, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और मूल भाव स्पष्ट हो जाएगा। आप केवल इसको पेड़ और जड़ तक मत सीमित करना, और इसका केवल सीमित अर्थ होगा, हमें व्यापक अर्थ में लेकर चलना है। शाखा का मतलब जो उपलब्धि दिखती है, जो सफलता दिखती है, जो बाहर में दिखाई देता है, जो हम देखते हैं। और जड़ जो है अंतर्निहित है, जो अदृश्य है, मौन है। और ये जो कुल मिलाकर जो ये जो स्टेटमेंट है रविंद्रनाथ टैगोर का, ये हमें संदेश देता है कि हमें निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए, कर्तव्य निष्ठा से कर्म करना चाहिए, उत्तरदायित्व अपना समझना चाहिए, अहंकार रहित जीवन जीना चाहिए, त्याग और विनम्रता होनी चाहिए जीवन में, प्रेम होना चाहिए, ध्यान देना, और सेवा का भाव होना चाहिए। तो महानता इस बात में नहीं है कि आप किसी पुरस्कार को पा रहे हो और सम्मान को पा रहे हो। महानता इस बात में है कि आप निस्वार्थ रूप से जो आप अपने कर्तव्यों को कर रहे हो और जो फलित हो रहा है उसको देखकर संतुष्ट हो रहे हो। आत्मसंतुष्टि आपके भीतर प्रबल हो रही है। ये महानता इस बात में है, ये ध्यान रखना। और जीवन में समाज उन्हीं लोगों को याद करता है जिन्होंने अपने स्व को सर्वार्थ में विलीन कर दिया या स्व को पर में तब्दील कर दिया। बुद्ध को देखो, बुद्ध स्व को पर में, परोपकार में हमेशा संलग्न रहे। स्व स्वार्थ में तब्दील नहीं हुआ, परिवर्तित नहीं हुआ, स्व सर्वार्थ में, फॉर ऑल,
सर्वार्थ सर्वर्थ सबके लिए मैं तब्दील हो गया। और जब ये होगा तो निसंदेह समाज आपको याद रखे। ठीक है, तो इतनी बातों को अगर आप ध्यान रखोगे तो आप लिखने की स्थिति में आ जाओगे। आप इस निबंध के मूल बातों को, इंपॉर्टेंट बातों को लिख लोगे। क्लियर? तो अभी पहला निबंध हमने एक डिस्कस किया, दो क्रमिक रूप से एक दूसरे निबंध को भी हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, पहला निबंध, उसकी एक चर्चा, संक्षिप्त सी चर्चा मैंने की, डिटेल से मैंने क्लास में कर रखी है। हमने इस पे अलग से मैटर भी बहुत पहले दे रखा है, आप उसको भी देख सकते हो। मेरे समझ से अभी चूंकि कुछ दिनों के बाद ही एग्जाम है, तो इतना अगर आपने कर लिया है, थोड़ा वैल्यू एडिशन कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है।